हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सर्कल्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें से हमारी पहली थ्योरम है कि एक ही सेगमेंट में हम सर्कल में जितने भी एंगल्स को सबटेंड करते हैं थ्रू ए कॉर्ड, उन सब का मेजरमेंट सेम होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक सर्कल लेते हैं। इसमें हमने एक कॉर्ड बनाई है DC। सर्कल का सेंटर है A। अब इस कॉर्ड DC के थ्रू हम एक ही सेगमेंट में इतने सारे एंगल्स को सबटेंड कर रहे हैं। उसके लिए हम सिंपली D और C एंड पॉइंट्स को इन पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये थ्योरम सेगमेंट पे बेस है तो आप पहले सेगमेंट थोड़ा रिकॉल करिए। सर्कल की कोई भी कॉर्ड उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पर ये ग्रीन कॉर्ड DC इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिसमें एक साइड रेड लाइन से एंगल्स बनाए गए हैं और दूसरी साइड ग्रे लाइन से एंगल बनाए गए हैं। वो पार्ट जिसमें रेड लाइंस हैं उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जिसमें ग्रे लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। मेजर क्योंकि वो एरिया बड़ा है, माइनर क्योंकि ये एरिया छोटा है। तो मेजर सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल EFGH ये सेम होंगे। माइनर सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल IKM ये सब सेम होंगे या इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें क्वेश्चन में इनमें से किसी एक की वैल्यू पता होगी तो हम बाकी सब की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। मेजर सेगमेंट के एंगल माइनर सेगमेंट के एंगल के इक्वल नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही केस में दोनों सेगमेंट के एंगल सेम हो सकते हैं, जबकि सेगमेंट्स को डिवाइड करने वाली कॉर्ड खुद डायामीटर हो। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हमने देखा कि एक एंगल 61.5 है तो सभी एंगल 61 पॉइंट होंगे एक ही सेगमेंट के। ठीक है, इसमें हमने मेजर सेगमेंट को ही अभी कंसीडर किया है। इसमें सारे एंगल 61.5 हैं। अब अगर हम माइनर सेगमेंट के एंगल्स को भी कंसीडर करेंगे तो किसी भी एक एंगल को अगर हम मेजर कर लेंगे तो बाकी सारे जितने भी एंगल्स होंगे माइनर सेगमेंट के वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए, इस थ्योरम को हमने कॉर्ड के बेसिस पे किया, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस DC कॉर्ड को हटा दिया जाएगा तभी भी ये थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड भी बेसिकली दो पॉइंट्स D और C से मिलकर बनी है। तो इसमें मेन रोल इन पॉइंट्स का है। एंगल सबटेंड करने में जो DC लाइन है, जो DC कॉर्ड है, ये कोई रोल नहीं प्ले कर रही है। ठीक है, एंगल किससे मिलकर बना होता है? तीन पॉइंट्स से। तो अगर सपोज हम कोई भी एक एंगल लें CFD, तो इसमें तीन पॉइंट्स का रोल है। तो अगर हमें DC दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बेसिस पर भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेजर सेगमेंट कौन सा है, माइनर सेगमेंट कौन सा है, या फिर कौन से एंगल सेम सेगमेंट को बिलोंग करते हैं और कौन से दूसरे सेगमेंट को। देखिए, इसमें विदाउट कॉर्ड भी सिर्फ DC पॉइंट को कंसीडर करके हमने माइनर सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनाए हैं वो सब हम इक्वली मार्क कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कि ये तीनों एंगल्स जो हैं ग्रे वाले, ये सभी एक ही सेगमेंट से हैं, माइनर सेगमेंट से। सो दीज ऑल हैव टू बी इक्वल। सो क्वेश्चन में अगर आपको कॉर्ड नज़र नहीं आती है तो भी हम सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पर लॉजिकली इसको कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के रेफरेंस से ही बनता है। तो अगर हमें एंड पॉइंट्स गिवन है, दैट मीन्स हमें कॉर्ड भी गिवन है, भले ही उसको ड्रॉ नहीं किया गया हो। तो क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस हमें जनरली ऐसे दिखाई देंगे, और इसमें अगर हम कॉर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे और थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट। अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर देखते हैं। सर्कल की आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। इसके लिए हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर A है। इसमें हम कोई भी कॉर्ड या फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अगेन कॉर्ड हो या आर्क हो, दोनों ही दो पॉइंट से मिलके बनी है। यहाँ वो पॉइंट्स DC हैं। अब DC पॉइंट से हमने सेंटर पे एंगल A ड्रॉप किया है और रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे एंगल E। तो अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल 88.2 है तो एंगल E इसका जस्ट हाफ होगा, दैट इज़ 44.1। अब इन्हीं दो पॉइंट्स DC से अगर हम एक और एंगल सबटेंड करते हैं CBD,
रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे, तो वो भी 44.1 ही होगा, बिकॉज वो भी रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बना हुआ है। और अगर आप चाहें तो इससे पहली जो हमने थ्योरम करी है उससे भी हम देख सकते हैं। BC कॉर्ड से बनने वाले एक ही सेगमेंट के दो एंगल हैं B एंड E, इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे। एक अगर हमें पता है तो दूसरा हमें हाफ करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वो भी एंगल E के इक्वल ही होगा। तो क्वेश्चंस हम जनरली ऐसे देखते हैं जिसमें हमें कॉर्ड रिमूव कर दी जाती है, तो अगेन हम इसमें कॉर्ड सर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे। DC एंड पॉइंट्स गिवन है, उसके बेसिस पर हम अपनी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सर्कल के डायमीटर या सेमी सर्कल से सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। इसके लिए पहले हमने डायमीटर ड्रॉ किया है। इस डायमीटर से हमने एक एंगल E सबटेंड किया, और कुछ पॉइंट लेकर भी अगर हम और भी एंगल सबटेंड करते हैं तो इन सभी एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होगा। देखिए DAC 180 डिग्री है क्योंकि एक लाइन है, और अभी जो हमने थ्योरम करी है उसके अकॉर्डिंगली सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो सर्कमफेरेंस पे बनने वाले ये एंगल्स हैं वो सेंटर वाले एंगल के हाफ होंगे, तो 180 का हाफ हो गया 90, तो उस हिसाब से एंगल DFE हमारे तीनों ही 90 डिग्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसके वर्टिसेस सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए पहले हमने सर्कल लिया, इसमें हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। टू अंडरस्टैंड थ्योरम मच बेटर, इसमें हम एक और क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहे हैं। हम जितने चाहे उतने क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स लेके एक सर्कल में। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का जो सम है वो 180 होता है। दैट मीन्स अगर हमें एक एंगल गिवन है तो उसका ऑपोजिट पेयर वाला एंगल हम सिंपली 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर हम कंसीडर कर लें कुछ एंगल्स हमें गिवन है, एक एक पॉइंट के एंगल हमने ले लिए हैं, तो FCDE इस क्वाड्रिलेटरल में F का जो ऑपोजिट पेयर एंगल होगा वो D होगा। तो अगर हमें D की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली 180 में से 91.6 को हम माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो एंगल D की हो गई। दूसरे क्वाड्रिलेटरल IGHB में भी अगर हम लेते हैं इसी तरह, तो एंगल I की जो वैल्यू है उसको 180 में से हम माइनस कर देंगे तो एंगल H की वैल्यू निकल आएगी। तो ऑपोजिट पेयर हमें देखने हैं सेम क्वाड्रिलेटरल के, बट जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो ऑपोजिट पेयर है उनका सम 180 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर हमें एक सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बना के दिया जाए और इसमें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम लगाएंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो G पॉइंट है वो सर्कमफेरेंस पर नहीं है। दैट मीन्स ये सारे ही पॉइंट्स हमारे सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। अब अगर हम इसको खींचकर सर्कमफेरेंस पे अटैच कर देते हैं तो अब ये बन जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हटा दें तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल तो बोलेंगे लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, और उसमें ये थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो फॉर दैट एक ही कंडीशन है कि चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इसी सर्कल में टेंजेंट उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। इसके लिए हम देखते हैं ये सर्कल है विद सेंटर A। इसमें अगर हमने देखा कि एक पॉइंट B से हमने टेंजेंट बनाया है, अब इसी पॉइंट B को अगर हम सेंटर A से ज्वाइन करते हैं तो AB रेडियस हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल B है दैट वुड बी 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डालते हैं किसी सर्कल में तो वो दोनों इक्वल होती हैं लेंथ में। इसके लिए हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट C लिया है, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉप किए CB एंड CD, तो CB और CD की लेंथ इक्वल होगी। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं और वो दोनों ही इक्वल होती हैं।
अब अगर हम सेंटर को जॉइन कराते हैं इस एक्सटर्नल पॉइंट सी से, तो जो ये लाइन सी ए है वो इस एंगल का बाइसेक्टर होती है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी ए सी डी सी बी को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।